जब आप नए-नए यूएई में आते हैं, तो जो मैंने लोगों को देखा अपने खुद एक्सपीरियंस से, जो सबसे पहला उनका बड़ा एक्सपेंस होता है, एक तो रेंट होता है, रेंटल पे जब जाते हैं ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन अगर उनका उस मेजर एक्सपेंस को हटा दें, घर के एक्सपेंस को हटा दें, तो सबसे बड़ा जो खर्चा होता है वो गाड़ी का होता है। अच्छा, गाड़ी के अंदर लोग सेंटिमेंटल भी हो जाते हैं, मेरा पहला शौक था और ये एक ही तो खर्चा मैं अपने ऊपर कर रहा हूँ, और इस तरह की बातें मुझे सुनने को मिलती हैं जब भी कोई गाड़ी को खरीद रहा होता है या अपग्रेड कर रहा होता है। इनफैक्ट मुझे भी काफ़ी लोगों ने अभी रिसेंटली कहा कि यार आप अपग्रेड क्यों नहीं करते? मेरी अभी गाड़ी, इनफैक्ट मैं अभी गया हुआ था सर्विस सेंटर, और वहाँ पर मैंने जब मैं जा रहा था तो मेरा ऑलमोस्ट 5500 दिरहम्स का बिल बना। तो मुझे काफ़ी लोगों ने उस वक़्त भी कहा था कि यार नई गाड़ी कर लें, इतना एक्सपेंस कर रहे हैं पुरानी गाड़ी के ऊपर। यार मैंने कहा 9 साल पुरानी गाड़ी है। लास्ट एक्सपेंस जो मैंने तकरीबन 2 साल पहले किया था, उस पे मैंने वीडियो भी बनाई थी। 1 डेढ़ साल पहले वीडियो बनाई थी, लेकिन जो टोटल एक्सपेंस हुआ था वो ऑलमोस्ट 2 साल पुराना एक्सपेंस है, वो 7000 दिरहम्स का था। गाड़ी परफेक्ट शेप में आ गई है। 9 साल पुरानी गाड़ी के हिसाब से मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। मैंने एजेंसी से मेंटेन करवाई है हमेशा से। बीच में जो माइनर सर्विसेज होती हैं वो मैं 10,000 किलोमीटर्स वाली वहाँ बाहर से ऑयल चेंज करवा लेता हूँ, लेकिन नॉर्मली मैं 20,000 किलोमीटर्स मैं एजेंसी के पास जाता हूँ। और मेरे रनिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसकी वजह से मुझको इकोनॉमिकल भी पड़ रही है। मुझे लग रहा है कि कोई हर महीने के 300 साढ़े 300 दिरहम्स पर मंथ एवरेज आउट अगर करें लॉन्ग टर्म के ऊपर, तो शायद इतना मुझे कॉस्ट करेगी फ्रॉम नाउ ऑन। और इसमें इंक्लूडिंग टायर्स, इंक्लूडिंग बैटरी, इस तरह की चीजें भी शामिल है। फिर इंश्योरेंस भी कम है। नई गाड़ी लेते हैं आप तो आपको इंश्योरेंस भी पड़ती है, अच्छी खासी इंश्योरेंस पड़ रही होती है अगर अच्छी गाड़ी लेते हैं। प्लस ये कि आगे का नहीं पता कि आगे आप जो है वो मूव करते हैं, नहीं भी मूव करते, तो आगे हो सकता है आपको इलेक्ट्रिक लेनी पड़ जाए। अभी तो इलेक्ट्रिक का मैं बिल्कुल भी प्रोपोनेंट नहीं हूँ। मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक इस वक्त अगर आप नई गाड़ी लेने जा रहे हैं, वैसे ही लेने जा रहे हैं, फिर शायद कोई मेक सेंस बने, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक इस वक्त कोई इतना मेक सेंस नहीं कर रही होती अगर है। नई गाड़ी लूँगा तो उसके अंदर ज़ाहिर-सी बात है वो अच्छी गाड़ी होगी, उसके ऊपर मुझको अगर फाइनेंस करवाऊँगा तो उसके अंदर मुझे मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। मैं जब उसको इंश्योरेंस करवाऊँगा तो मुझे महँगी इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उसमें क्या मेंटेनेंस नहीं होगी, मेंटेनेंस उस पे भी होगी। तो इसलिए मेरे ख़्याल से ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ख़ास तौर पे जो लोग यूएई में रहते हैं, इनफैक्ट कहीं भी रहते हैं दुनिया में। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर बात करूँगा कि जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो उसका क्या थॉट प्रोसेस होता है, और ये बात मैं थ्रू आउट मैं ये मैंने फ़ॉर्मूला देख लिया है, और इस फ़ॉर्मूले के ऊपर मैं कहता हूँ कि चाहे आप पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप यूएई में हो, चाहे आप यूएस में हो, कहीं भी हो, ये फ़ॉर्मूला बिल्कुल एक यूनिवर्सल फ़ॉर्मूला है। इसके अंदर लोग कहेंगे कि यार इतना मुश्किल है, कैसे खरीदेंगे गाड़ी और ये वो, तो फ़ॉर्मूला यही है। अगर आपको इस पे काम करना है तो क ठीक है, नहीं करना तो आपकी मर्ज़ी, मैं कौन होता हूँ मना करने का, लेकिन फ़ॉर्मूला यही है जिसके थ्रू आपको गाड़ी खरीदने का डिसीज़न लेना चाहिए। और फ़ॉर्मूला क्या है? फ़ॉर्मूला है 24 और 10 का। 24 10 के अंदर जो कंपोनेंट 20 का है, वो क्या डिनोट करता है? वो बेसिकली डिनोट करता है कि आपका जो डाउन पेमेंट होनी चाहिए वो 20, अगर आप बाय द वे कैश पे नहीं ले रहे हैं। अगर कैश पे ले रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप फिर कोई भी गाड़ी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कैश पे नहीं ले रहे, तो ये फ़ॉर्मूला इस तरह से है कि 20% आपको डाउन पेमेंट मिनिमम करनी है। आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 20% आपको डाउन पेमेंट मिनिमम करनी है। 1 लाख दिरहम की गाड़ी है, तो 1 लाख दिरहम के ऊपर आपको 20,000 दिरहम्स की डाउन पेमेंट करनी है। मैंने इसमें बहुत सारे लोगों को ये करते हुए देखा है कि अगर बैंक से अप्रूव होता है, और ख़ास तौर पे यूज़्ड कार के अंदर, कि जब बैंक से अप्रूव होता है, फ़र्ज़ करें गाड़ी 50,000 दिरहम्स की है, बैंक से वो उसकी जो प्राइस लगवाते हैं वो 60,000 दिरहम्स लगवाते हैं, और जो डाउन पेमेंट होती है वो अज़्यूम ये करवाते हैं बैंक को दिखाने के लिए कि हम डाउन पेमेंट 10,000 दिरहम्स की खुद कर रहे हैं, जबकि गाड़ी की वैल्यू उन्होंने बढ़ा चुके होते हैं वो, और उसके बाद जब वैल्यू बढ़ जाएगी तो ऑफ़ कोर्स उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट में वो एडजस्ट हो जाएगी। ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आप जो आपका एक्स्ट्रा जो सिस्टम है, जिस फ़ॉर्मूले के थ्रू आपको चलना है, आप उसको ब्रेक कर रहे हैं। अच्छा, ये फ़ॉर्मूला बनाने का बहुत सारे रीज़न्स हैं, उसके पीछे बैकग्राउंड पे वर्किंग है, जो मैंने इस वीडियो के अंदर बात करूँगा तो लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन आप ये समझ लें कि ये एक प्रॉपर वर्किंग है, जिसमें आपकी बाकी जो एक्सपेंसेस हैं, लेट्स से आपका घर का रेंट हो गया, बच्चों की एजुकेशन हो गई, वो सारे परसेंटेज वाइज़ एक अलग जगह पे चल रहे हैं। गाड़ी का आपका जो डाउन पेमेंट है वो 20% से मिनिमम इतनी होनी चाहिए, और जो उसका 4 का जो कंपोनेंट है, वो 4 का कंपोनेंट ये आपसे कहता है कि आपको मैक्सिमम 4 साल के ऊपर उसको फाइनेंस करवाना चाहिए। यानी कि आप 20% डाउन पेमेंट देकर उस गाड़ी को मैक्सिमम 4 साल पे रखेंगे, तब जाकर आपकी जो भी इंस्टॉलमेंट बन रही होगी, वो आपकी 10% ग्रॉस मंथली इनकम के ऊपर, या आप कह लें नेट मंथली इनकम के ऊपर, उसको आपको पे करना है। यानी कि 20% डाउन पेमेंट करेंगे, 4 साल के लिए उसको फाइनेंस करेंगे, और आपकी जो भी मंथली इनकम है, उसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट गाड़ी की बन रही है, वो मंथली इनकम की 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस पे मैंने एक इंग्लिश चैनल के ऊपर पॉडकास्ट की थी अपने फ्रेंड बहरोज़ के साथ, और उन्होंने मुझे कुछ अपना बताया था। गाड़ी के लिए बड़ा एक फ़नी किस्म का उन्होंने इंसिडेंट बताया था कि किस तरह से उन्होंने निसान पेट्रोल ली थी। उनकी सैलरी उस वक़्त 73,000 दिरहम थी। ये मैं मंथली सैलरी बता रहा हूँ।
लेकिन उनकी कंपनी कुछ इस तरह से पे कर रही थी कि उनकी कंपनी ने ये कहा था कि आप जितने भी पैसे आपको रेंट पे जाने हैं वो हम खुद पे करेंगे। आपको जिस भी घर पे रहना है, आप एक अपर सीलिंग थी उसके हिसाब से आप उस घर पे रह सकते हैं। आपके पैसे लेकिन हम खुद पे करेंगे, हम आपको कैश नहीं देंगे। और जो बच्चों की एजुकेशन है वो भी हम खुद पे करेंगे, आपको कैश नहीं मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको सेलेक्ट करना है स्कूल और जो भी आपको घर सेलेक्ट करना है वो कर लें। उन्होंने वो सेलेक्ट किया 73,000 दिरहम्स के अंदर उनका जो टोटल एक्सपेंस आ रहा था, उसके बाद उनको जो नेट सैलरी वापस मिल रही थी वो 43,000 दिरहम्स की थी और उसके हिसाब से उन्होंने गाड़ी एक ले ली, जो कि निसान पेट्रोल थी। उस पॉडकास्ट के अंदर अलग से पूरा एक एक्सप्लेनेशन है कि उन्होंने क्यों महँगी गाड़ी ली थी और क्या सोच के ली थी और क्यों उसपे बाद में वो अफ़सोस कर रहे थे। तो वो अलग से जाके उसको आप देख सकते हैं। लेकिन गाड़ी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत एक्सपेंसिव होती है। एसोसिएटेड एक्सपेंसेस होते हैं साथ में, बड़ी गाड़ी लेंगे, बड़े पेट्रोल उसका एक्सपेंसिव होगा, इंश्योरेंस उसकी एक्सपेंसिव होगी, मेंटेनेंस बाद में जाकर उसकी एक्सपेंसिव होगी। तो इन एनी केस आपको ये कोई एप्रिशिएटिंग एसेट तो है नहीं, ये का साथ में डेप्रिशिएट करेगा। तो अगर आपके पास वाक़ई पैसे हैं, तब जाके आप उसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं और इसी रूल के थ्रू 24 और 10 का जो रूल है उसके थ्रू मैं थोड़ा-सा आपको एक एक आइडिया देता हूँ कि लेट्स से आपकी अगर सैलरी 10,000 दिरहम्स है, तो 10% अगर सैलरी को देखेंगे तो 1,000 दिरहम आपकी इंस्टॉलमेंट या आप जो एक्सपेंस आ रहा होगा गाड़ी के ऊपर वो करेंगे। इसी तरह से अगर 15,000 दिरहम आपकी सैलरी है तो आप उसके ऊपर 1,500 दिरहम्स की मंथली एक्सपेंस कर रहे होंगे गाड़ी के ऊपर। इसी तरह से सैलरी 30,000 दिरहम्स है तो आप 3,000 दिरहम्स का एक्सपेंस करेंगे। सैलरी 50,000 दिरहम्स है तो आप 5,000 दिरहम का एक्सपेंस करेंगे। अच्छा, एक्सपेंस का मतलब क्या है? गाड़ी के ऊपर जब आप खर्चा करेंगे उसका मतलब क्या है? उसका मतलब मेरे ख़्याल से सिर्फ़ ये नहीं है, ऑल्दो कि मैं वीडियो के पर्सपेक्टिव के लिए मैं आपको कह देता हूँ कि ये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट होगी, लेकिन मेरे ख़्याल से उसका जो एक्सपेंस है, वो ना सिर्फ़ आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो, बल्कि उसको जब आपकी इंश्योरेंस आएगी, उसको आप एवरेज आउट करके 12 महीनों पे डिवाइड करके या 13 मंथ्स पे डिवाइड करके, जो भी आपको समझ में आता है, उस पे डिवाइड करके आप लेट्स से 50,000 दिरहम्स की अगर आपकी सैलरी है, 5,000 दिरहम्स की आपकी इंस्टॉलमेंट जा रही है, तो आप उसके अंदर जो भी आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट आ रही है, वो आप उसमें ऐड करेंगे। वो ऐड करने के बाद उसके अंदर जो आपकी मेंटेनेंस आती है या फ्यूल आता है, फ्यूल का एक्सपेंस आता है, वो भी उसमें ऐड करेंगे। तो प्रोबेबली ये 5,000 से ऊपर जाकर ये ऑलमोस्ट 6,000 दिरहम्स तक पहुँच जाएगी ये फिगर। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिम्प्लिसिटी और थोड़ा-सा लेवरेज देने के लिए मैं कहता हूँ कि चलें आप जो आपकी इंस्टॉलमेंट है उसी को हम ले लेते हैं। तो 5,000 दिरहम्स जब आप पे कर रहे होंगे 4 ईयर्स के ऊपर जब आप गाड़ी को लेट्स से फाइनेंस करवाएँगे और 20% डाउन पेमेंट देंगे, तब जाकर आपको कोई ऐसी गाड़ी मिलेगी जो मैं अब आपको थोड़ा-सा आइडिया देता हूँ कि अगर आपकी 10,000 दिरहम सैलरी है तो आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं ऑलमोस्ट कोई 55-50,000 दिरहम के करीब हो, और जो अगर आपकी सैलरी 15,000 दिरहम्स है तो आपकी ऐसी गाड़ी अफ़ोर्ड कर सकते हैं जो कि 80,000 दिरहम्स के करीब हो, और अगर आपकी सैलरी 30,000 दिरहम्स के करीब है तो आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं अराउंड 160 टू 170,000 दिरहम्स की कार। और अगर आपकी सैलरी 50,000 दिरहम्स है तो आप ऑलमोस्ट 300,000 दिरहम्स के करीब आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं गाड़ी। ये आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं। मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि आप स्ट्रेट अवे जाके ले लें, क्योंकि अगर इस कंडीशन में लेना होता तो मैं बहुत पहले एक गाड़ी ले चुका होता एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरे पास जो गाड़ी है वो 9 साल पुरानी है। तो इसलिए हब हर बंदे के अपने टारगेट्स अलग होते हैं। मेरा कोई टारगेट नहीं है कि मैं अपनी कोई गाड़ी अपग्रेड करूँ और उसको मैं किसी को दिखाऊँ जाकर, या मुझे खुद कोई शौक हो। अब अगेन बहरोज़ की पॉडकास्ट में उसने यही बोला था कि 6 महीने बाद मुझे आइडिया हो रहा था कि मुझे तो कोई फ़ायदा ही नहीं था। मुझे तो मज़ा ही नहीं आ रहा गाड़ी का एज़ सच। ठीक है, गाड़ी है, कुछ बटन्स है उसके अंदर, लेकिन मुझे उसमें कोई हैप्पीनेस की फीलिंग नहीं आ रही थी। वो फीलिंग आपको प्रोबेबली अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, या आप लिबरेटेड फ़ील करते हैं कि आपको अपनी जॉब के अंदर फँसे हुए नहीं रहना, अगर आप कोई टॉक्सिक जॉब के अंदर हैं, उसके अंदर आपको फँसे हुए नहीं रहना, वो चीज़ आपको उस चीज़ से आपको लिबरेशन मिलती है, वो ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू आप अपनी गाड़ी के बारे में सोचें कि मेरे पास गाड़ी कौन-सी है। अच्छा, जब गाड़ी आप लेते हैं तो अपार्ट फ्रॉम जो उसकी कॉस्ट होती है, उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व्ड होती हैं। अगर गाड़ी की ट्रू कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ली जाए, तो मैं अभी एक यूएस की एक वेबसाइट है, उसको मैं देख रहा था, और उसके अंदर डिफरेंट कार्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके अंदर आप फिर देख सकते हैं कि किस तरह से कॉस्ट टू ओन अ टोयोटा, कॉस्ट टू ओन अ होंडा, कॉस्ट टू ओन अ मज़दा, कॉस्ट टू ओन अ निसान, या उसके अंदर जितने भी वेरिएंट्स हैं उन गाड़ियों के, आप वो देख सकते हैं। तो आपको क्लियरली नज़र आएगा कि जो जापानीज़ गाड़ियाँ हैं वो कॉस्ट टू ओन ठीक है, उनके प्राइस शायद ज़्यादा हों या नहीं भी हों ज़्यादा, लेकिन जो ओवर द पीरियड ऑफ लेट्स से 4 इयर्स उनकी जो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है, वो क्या बनती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एक टूल है, जो कि ऑल्दो कि यूएस का है, लेकिन अगर आप उसको अगर आप कंपैरिज़न के लिए यूज़ करना चाहें तो ऑफ़ कोर्स आपको समझ में आएगा कि आप ऑफ़ कोर्स बीएमडब्ल्यू लेंगे, उसकी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप चाहे उसकी प्राइस कुछ भी हो, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे लेक्सस के साथ, तो प्रोबेबली लेक्सस की कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कम होगी और बीएमडब्ल्यू की ज़्यादा होगी। तो अगर तो आप
के पास अफ़ोर्डेबिलिटी का मसला नहीं है, आपके पास बहुत पैसे हैं, फिर तो आप जो भी गाड़ी लेना चाहें ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अफ़ोर्डेबिलिटी का मसला है, तो फिर आप सबसे पहले तो उस फ़ॉर्मूले पे जाएँगे। उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये गाड़ी जो मैं कॉस्ट ऑफ अफ़ोर्डेबिलिटी के मतलब कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के हिसाब से लॉन्ग टर्म के ऊपर मुझे क्या कॉस्ट पड़ रही है। बहुत अच्छी वेबसाइट है, उसको आप जाके देखें। मैंने उसका लिंक कुछ 3-4 गाड़ियों के हिसाब से मैंने उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हैं। मैं पर्सनल फाइनेंस के ऊपर वीडियोज़ बनाता हूँ, प्रोडक्टिविटी के ऊपर वीडियोज़ बनाता हूँ, यूएई बेस्ड हूँ। तो यहाँ पर एक प्लेटफ़ॉर्म है स्मार्ट क्राउड का, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था किस तरह से आप फ्रैक्शनल ओनरशिप ले सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। इसी तरह से 9 कॉमन मिस्टेक्स जो कि अमीर लोग करते हैं, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। गाड़ी भी उसमें शायद शामिल हो। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो? प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।